हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज के इस सेशन में अपन मैकेनिकल सेकेंडरी स्टूडेंट का जो के लिए जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का सब्जेक्ट है, उसकी फर्स्ट यूनिट है डीसी मशीन। उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो डीसी मशीन का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो सब्जेक्ट है पूरा समझने वाला है, ठीक है। कोई रटने की चीज़ नहीं है इसमें, सिर्फ अपन को समझना है। कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे तो ही ये चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज अपन को समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा फोकस करने इन वीडियोज़ को देखना और समझने की कोशिश करना, एक एक चीज़ को रटने की कोशिश मत करना। तो डीसी मशीन के अंदर क्या होता है, मशीन होती है वो डीसी पे ऑपरेट होती है एक तरीके से, ओके। और मशीन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जनरेटर भी हो सकता है, वो मोटर भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डीसी जनरेटर के बारे में। ठीक है, तो डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर होता है एक रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मैकेनिकल एनर्जी अपन देंगे और अपन को क्योंकि जनरेटर है, जनरेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो जनरेट कैसे करेगा? हमेशा कोई भी मशीन है वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। मैकेनिकल एनर्जी के रूप में अपन हाथ से भी रोटेट कर सकते हैं, या पेट्रोल डीजल का भी यूज कर सकते हैं, या किसी और मशीन की सहायता से भी उसको घुमा सकते हैं। तो रोटेशनल स्पीड एक तरीके से अपन दे देंगे तो अपन को इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में मिल जाएगी। तो डीसी जनरेटर क्या होता है? ए रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन rotating electrical machine which is designed to take the advantage of EMI, electromagnetic induction, in order to convert mechanical movement into इलेक्ट्रिसिटी। कौन से टाइप की? डीसी पावर, डीसी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो डीसी मशीन क्या करती है? डीसी मशीन के अंदर डीसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी लेता है, मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में एनर्जी में कन्वर्ट करने से पहले को किस प्रिंसिपल के थ्रू ये कन्वर्ट करेगा अपन वो देखेंगे। जैसे मैंने इसमें बताया EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एडवांटेज किस तरह से, क्या प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल अपन देखते हैं। फेराडे ने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसलिए बोलते हैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या दिया था, वर्ड में समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे आएगा ही आएगा। जब कोई भी कंडक्टर है वो फ्लक्स को कट करता है, ठीक है, या फ्लक्स जब कंडक्टर को कट करता है तो वहाँ पे एक EMF इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है किसी भी वजह से, कोई भी वायर में करंट ना फ्लो हो रही है, उस करंट की वजह से एक या कोई मैग्नेट है वहाँ पे अपने पास में, उस मैग्नेट की वजह से एक फ्लक्स निकल रहा है। वो फ्लक्स यदि पास में किसी कोई कंडक्टर है तो उसके थ्रू पास होगा, तो कंडक्टर क्या करेगा, उस फ्लक्स को कट करेगा। कट करने का क्या मतलब है अभी आगे समझ में आएगा। तो उस कंडक्टर के अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, और अपन को पता है EMF क्या होता है, वोल्टेज। और यदि EMF इंड्यूस हुआ, वोल्टेज इंड्यूस हुआ, और यदि वो कंडक्टर एक क्लोज सर्किट का पार्ट है तो उसके थ्रू करंट फ्लो होगी। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना, यानी कि excuse me, whenever a conductor
cuts flux a dynamically induced EMF is produced in it. The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linkage. ठीक है, तो कोई भी तार है, वायर है, उससे फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स उसको कट कर रहा है, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, वो जो फ्लक्स उससे लिंक हो रहा है उस कंडक्टर से, उसके रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। अभी सब समझ में आ जाएगा, एक एक डेफिनेशन अपन देख लेते हैं पहले, फिर उसके अंदर मैथमेटिकल देखेंगे इसको। फ्लक्स क्या होता है, मैंने बताया बार बार कि फ्लक्स जब उसको कट करेगा, तो अब जैसे कोई वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो होती है, ठीक है, उसी तरह मैग्नेट के लिए क्या होता है, मैग्नेट की जो फील्ड होती है उसको क्या कहते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का जिस की वजह से अपन को फील होता है वो उनको बोलते हैं फ्लक्स लाइंस। तो द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the amount of magnetic field around a magnet denoted by lines of force represented by phi और इसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है जब भी कोई मैग्नेट है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिन लाइंस के थ्रू वो पता चलेगी, उस फोर्स को बोलते हैं अपन फ्लक्स। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से मान लो कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट जिनकी वजह से पता चलता है वो होता है उसकी फ्लक्स लाइंस, उनको फ्लक्स लाइंस बोलते हैं। और फ्लक्स लाइन जब किसी भी कंडक्टर को कट करती है तो उसके अंदर वोल्टेज को या ईएमएफ को इंड्यूस कर देती है। तो ये था अपना फ्लक्स। तो फ्लक्स किस तरीके से यदि अपन देखना चाहें, ये अपनी मान लो कोई मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की तरफ अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं, वो कुछ इस तरीके से होती है इन्फिनिट तक। नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे जाती है बाहर की तरफ, और मैग्नेट के अंदर उल्टा होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है और मैग्नेट के अंदर जाती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। और इनको क्या बोलते हैं अपन, फ्लक्स लाइंस। ठीक है, अब देखते हैं अपन फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन का एक्सटेंट है, यानी कि कितनी फ्लक्स लाइंस एक तरीके से उसको कट करेंगी। ठीक है, फ्लक्स लाइंस को कितनी फ्लक्स लाइंस उसको कट करेंगी, उसको बोलते हैं अपन फ्लक्स लिंकेज, यानी कि द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन इन 3-4 डेफिनेशंस को थोड़ा ध्यान में रखना और क्या होती हैं, क्योंकि ये ही सारी आगे बार बार में काम में आएंगी। तो ये ही नहीं पता चलेगा फ्लक्स क्या है, फ्लक्स लाइंस क्या है, फ्लक्स लिंकेज क्या है, तो कुछ भी आगे समझ में नहीं आएगा। द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर, और कंडक्टर एंड फ्लक्स, और कंडक्टर
एंड फ्लक्स। फ्लक्स और जो कंडक्टर है उसके बीच का इंटरेक्शन, यानी कि कितनी फ्लक्स लाइंस उसको कट कर रही हैं, उसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ लाइंस इनटू फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स कितनी, जितनी फ्लक्स लाइन उससे इंटरेक्शन कर रही हैं उसे बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, की इतना फ्लक्स उससे लिंक हो रहा है, उतना फ्लक्स उससे कट कर रहा है। और मैंने बताया था ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज के चेंज होने की रेट, तो डी लैम्डा बाई डी टी। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, ई प्रोपोर्शनल टू माइनस डी लैम्डा बाई डी टी। यदि मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, क्योंकि लैम्डा क्या है, एन फाई, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो ये आ गया अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ये भी होता है, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसका सिंप्लीफाई आएगा ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी इंटू डी आई बाई डी टी। तो इसको बोल दूंगा मैं ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी को एल भी बोलते हैं, इसको इंडक्टर जो होता है उसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी इंटू डी आई बाई डी टी, या ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई माइनस एन डी फाई बाई डी टी, सॉरी एन ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे इक्वल का निशान आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शनली है यहाँ पे, तो क्योंकि एल की जगह अपन ने एन फाई लिखा है, तो इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ई प्रोपोर्शनल टू, और ई होता है एल डी आई बाई डी टी के बराबर, तो एल की जगह अपन लिख देंगे एन डी फाई बाई डी टी। ओके, तो ये होता है अपना फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स के बारे में पता चल गया अपन को, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज क्या पता चल गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या ईएमएफ, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसके बारे में अपन को पता चल गया। ये अपना बेसिक डीसी मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बारे में था। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लक्स यदि कंडक्टर को कट करे तो इसके लिए क्या जरूरी है, फ्लक्स किसी भी चीज़ को कब कटेगा, जब एक चीज़ मोशन में होगी, ठीक है, या टाइम वेरिंग होगी कोई चीज़। ठीक है, तो एक या तो रिलेटिव मोशन चाहिए वहाँ पे अपन को, या टाइम वेरिंग फ्लक्स चाहिए अपन को, तो तभी फ्लक्स लिंकेज हो सकता है। तो इट रिक्वायर्स ए रिलेटिव मोशन between flux ठीक है, टाइम वेरिंग एंड कंडक्टर in order to have flux linkages। ठीक है, अभी डिजाइन के टाइम पे और चीज़ें समझ में आएंगी कि फ्लक्स, मान लो एक मैग्नेट मैंने रख दी और एक कंडक्टर पास में रख दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि फ्लक्स तो निकलेगा, उससे मैग्नेट से फ्लक्स निकलेगा, वो इन्फिनिटी तक भी जाएगा, लेकिन वो फ्लक्स उस कंडक्टर से लिंक होगा या नहीं। लिंक का होने का मतलब ऐसा नहीं है कि उस कंडक्टर को मैंने उस फ्लक्स लाइन्स के एरिया में रख दिया, उसको फ्लक्स कट करेगा या उससे लिंक होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो फ्लक्स है वो टाइम वेरिंग टाइप का हो, उसकी वैल्यू कंटिन्यूस चेंज होनी चाहिए उसकी। अब मान लो कंडक्टर तो एक जगह स्टेशनरी है कर दिया मैंने, तो फ्लक्स वेरिंग कैसे हो सकता है, या तो वो अल्टरनेटिव टाइप का हो तो उसकी वैल्यू कंटिन्यूस चेंज होती रहेगी, या फ्लक्स रोटेटिंग टाइप का हो, तो क्या होगा कि फ्लक्स जो है उसके साथ में जो रिलेटिव मोशन हो जाएगा कंडक्टर के साथ में फ्लक्स का, और वहाँ पे फ्लक्स उससे लिंक हो जाएगा और फ्लक्स उसको कट करेगा। ठीक है, तो यदि फ्लक्स टाइम वेरिंग है या
रिलेटिव मोशन है उसका, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो फ्लक्स है उसको कट करेगा और वहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो इफ़ द फ्लक्स इज टाइम वेरिंग, then it automatically links with the conductor and doesn't need any relative speed। अब यदि मैं शॉर्ट में बताऊं इस चीज़ को, तो फ्लक्स भी रोटेटिंग हो सकता है, कंडक्टर भी रोटेटिंग हो सकता है। तो एक तो या तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, जैसे कि मान लो कि फ्लक्स को मैंने स्टेशनरी रख दिया और कंडक्टर को भी मैंने स्टेशनरी रख दिया और फ्लक्स है कांस्टेंट टाइम का, टाइम वेरिंग नहीं है, तो कोई भी फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा। या फिर फ्लक्स को मैंने अल्टरनेटिंग टाइप का बना दिया, तो उसके बाद में चाहे फ्लक्स स्टेशनरी हो, कंडक्टर भी स्टेशनरी हो, फ्लक्स अल्टरनेटिंग टाइप का है तो वो डायरेक्टली उससे लिंक होगा ही होगा, उसको कंडक्टर को करंट कट करेगा ही करेगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। या फिर ऐसा हो फ्लक्स भी कांस्टेंट टाइप का हो, कंडक्टर एक जगह पे है, तो फ्लक्स को यदि मैं रोटेट करता रहूँ, यदि मैग्नेट जहाँ पे रखी है उसको घुमाता रहूँ, तो भी फ्लक्स क्या होगा कि उसको कट करेगा। या फिर ऐसा करूं कि फ्लक्स कांस्टेंट टाइप का लूं और एक जगह रखा रहने दूं और मेरे कंडक्टर को मैं घुमाऊं, तो भी क्या होगा, उन दोनों के बीच में फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। यानी कि फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में आइदर रिलेटिव मोशन होना चाहिए या जो फ्लक्स है वो टाइम वेरिंग टाइप का होना चाहिए, तभी जाके वो कंडक्टर के को कट करेगा और वहाँ पे वोल्टेज के इंड्यूस होने की ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि डीसी मशीन में काम में आएंगे, क्योंकि डीसी मशीन में क्या है, जनरेटर, वोल्टेज इंड्यूस हो गया, इसका मतलब है वो जनरेटर बन गया। और वोल्टेज को जनरेट करने का प्रिंसिपल है वो फेराडे ने दिया था ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से, कि यदि मेरे पास में मैग्नेट है तो मैं उसकी वजह से एक कंडक्टर के अंदर करंट को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो अब डीसी जनरेटर के अंदर अपन देखेंगे कि लार्ज स्केल पे इस जनरेटर से के थ्रू ऐसा हाई वोल्टेज कैसे जनरेट किया जाए, कि अपन किस चीज़ को टाइम वेरिंग लेंगे या किसी चीज़ को रिलेटिव मोशन किस तरीके से करवाएंगे। तो आज ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है ये कंप्लीट हो गया। अब अगली बार अपन इसका जो कंस्ट्रक्शन के पार्ट हैं, इसकी जो डिजाइनिंग पार्ट है वो अपन देखेंगे, डिजाइन करेंगे अब डीसी मशीन की, तो इसमें अपन को काफ़ी कुछ पता चल जाएगा और इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन भी देखेंगे। तो इससे पहले इस वीडियो को ज़रूर समझ लेना। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।